सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी के सामने खड़ी होने वाली मुश्किल की। साथ ही आपको बताएंगे कि दरअसल जापान में किस तरह सत्ता परिवर्तन होने वाला है और किसका नाम अब सर्वे में जापान में आगे दिख रहा है। साथ ही बात होगी कर्नाटक की सियासत की। कर्नाटक में किस तरह से बयानबाजी चरम पर है, विधानसभा चुनाव करीब आते आते किस तरह के समीकरण वहां बनते हुए दिख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बीजेपी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ने बीजेपी के आलाकमान का सिरदर्द बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश तक बीजेपी के नेता ही बीजेपी को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल बदल कर बीजेपी परेशान है, तो पंजाब में किसान आंदोलन ने बीजेपी की सियासी जमीन को तंग कर दिया है। राजस्थान में बीजेपी दो फाड़ में है, तो मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की सक्रियता ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। तो वहीं बंगाल में बीजेपी की सियासी मौजूदगी खत्म होती जा रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले जो नेता बंगाल में बीजेपी के पोस्टर पर थे, आज वही चेहरे बीजेपी से मुंह मोड़ रहे हैं। बीजेपी के बंगाल में हार के बाद एक और झटका लगने वाला है। बाबुल सुप्रियो के बाद अब हुगली से बीजेपी के सांसद लॉकेट चटर्जी ने भी पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। दरअसल टीएमसी महासचिव कुणाल घोष के ट्वीट ने बीजेपी के खेमे में हंगामा खड़ा कर दिया है। टीएमसी के महासचिव कुणाल घोष ने दावा किया है कि लॉकेट चटर्जी ने भवानीपुर में बीजेपी के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया। कुणाल घोष ने उन्हें धन्यवाद भी दिया ट्विटर पर। कुणाल घोष के ट्वीट के बाद से अटकलों का बाजार और गर्म हो गया है। कुणाल घोष ने लिखा, भवानीपुर में चुनाव प्रचार नहीं करने के लिए स्टार प्रचारक लॉकेट चटर्जी को धन्यवाद और बधाई। भारतीय जनता पार्टी के कई बार गुजारिश करने के बाद भी उन्होंने वहां प्रचार नहीं किया। एक मित्र के रूप में आप जहां भी हों, आपकी सफलता की कामना करते हैं। आशा है कि वो दिन फिर से लौटेंगे जब आपने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। दरअसल लॉकेट चटर्जी को लेकर जो कयास लग रहे हैं, उसके पीछे की भी कई वजह है। पिछले काफी समय से लॉकेट चटर्जी पार्टी में खुद को अलग थलग महसूस कर रही हैं। वो बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रमुख हुआ करती थी, लेकिन उनको हटाकर अग्निमित्रा पॉल को महिला मोर्चे की जिम्मेदारी पार्टी ने दे दी। कहा तो ये भी जा रहा है कि मोदी कैबिनेट के विस्तार में भी जगह नहीं मिलने से लॉकेट चटर्जी नाराज हैं। इसके साथ ही सांसद होने के बावजूद उन्हें चुनचुरा से विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया। हालांकि वो इससे खुश नहीं थी, वो इसके लिए राजी नहीं थी। हाल में लॉकेट चटर्जी को उत्तराखंड चुनाव के लिए सहप्रभारी बनाया गया है, लेकिन इसके बारे में लॉकेट चटर्जी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चलिए बढ़ते आगे। अब बात कर्नाटक की सियासत की। कर्नाटक में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदला और ये सोचा कि सत्ता की राह आसान होगी। येदियुरप्पा पर हमलावर रहने वाली कांग्रेस के हाथ से सरकार को घेरने का मौका चला जाएगा, लेकिन कांग्रेस है कि बीजेपी को छोड़ने को तैयार ही नहीं। जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार के कामकाज पर बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं विचारधारा के पहलू पर भी बीजेपी को कांग्रेस चौतरफा घेरने में लगी है। ताजा बयान आया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक विधानसभा में नेता विपक्ष सिद्धारमैया का, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा पर हमला बोला। उन्होंने निशाना साधा है बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर। सिद्धारमैया ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी और इस पर सियासी हंगामा राज्य में खड़ा हो गया है। सिद्धारमैया ने लोगों से ये अपील भी की है कि बीजेपी और आरएसएस से लोग सावधान रहें। सिद्धारमैया यहीं नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को झूठ की फैक्ट्री कह दिया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ झूठ पैदा करती है और बाजार में उतारती है। सिद्धारमैया ने आरएसएस को हिटलर की वंशवली से बताया और कहा कि विचारधारा का पालन बीजेपी और आरएसएस करते हैं, वो तालिबान हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल पिछले दरवाजे से सत्ता में आ सकती है। बीएस येदियुरप्पा ने हमारे विधायकों को अवैध तरीके से अपने पाले में किया और बीजेपी को सत्ता में लाए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें भी हटा दिया। अब बसवराज बोम्मई को नए चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री बनाया है। सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक के सीएम आरएसएस का मुखौटा पहने। अगर आरएसएस खुद को देशभक्त कहता है
तो उन्हें एक ऐसे नेता का नाम बताना चाहिए जिसने भारत की आज़ादी में अपना जीवन लगाया हो। यानी कर्नाटक में जो सियासी बयानबाजी विचारधारा के स्तर पर है, आने वाले वक्त में ये और तेज होने की संभावना साफ है कि कांग्रेस बीजेपी को किसी हाल में बख्शने को तैयार नहीं। आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये ज़बानी जंग और तीखी होगी, क्योंकि चुनावी पारा जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे बयानबाजी नेताओं की चरम पर होगी। चलिए बढ़ते आगे। बात नेपाल की। नेपाल सरकार ने कड़ी शर्तों के साथ भारतीय नागरिकों को अपने देश में प्रवेश की छूट दे दी है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते भारत नेपाल सीमा 24 मई 2020 से बंद थी। भारत सरकार ने पहले से ही अपनी सीमा में प्रवेश की छूट दे रखी है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने इंडो नेपाल बॉर्डर को शर्तों के साथ खोलने का आदेश अब दे दिया है। इसके तहत सीमाई क्षेत्र के सभी जिला प्रशासन को जो पत्र है वो भेज दिए गए हैं। इसमें भारतीय नागरिकों के साथ ही विदेशी नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें कई शर्तें भी साथ में लगा दी गई हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि दरअसल नेपाल सरकार ने क्या शर्तें लगाई हैं। विदेशी नागरिक स्थल मार्ग से नेपाल जा सकते हैं, हालांकि इसके लिए 72 घंटे पहले कोविड निगेटिव रिपोर्ट साथ में ले जाना जरूरी होगी। नेपाल में प्रवेश के लिए नेपाल सरकार की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसकी परमिशन लेनी होगी। भारतीय नागरिकों को नेपाल में प्रवेश करते वक्त परमिशन कॉपी अपने साथ रखनी होगी। पद यात्रा या पर्वतारोहण के लिए आने वाले पर्यटकों को अनुमति लेनी जरूरी होगी। उधर नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सह सचिव तारानाथ अधिकारी ने यह बताया है कि कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके विदेशी नागरिकों को ऑन अराइवल वीज़ा जारी किया जाएगा और इस नियम के तहत कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने के 14 दिन के बाद ही विदेशियों को नेपाल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। हवाई उड़ान के लिए चेक इन के वक्त 72 घंटे पहले तक की कोविड जांच कंपलसरी होगी। यात्रियों को CCMC वेबसाइट पर भी ऑनलाइन फॉर्म जरूरी भरना होगा। सह सचिव ने जो ये जानकारी दी है उसके मुताबिक विदेशी नागरिकों को इमिग्रेशन कार्यालय पर एंटीजन कोरोना जांच भी करवानी होगी। कोविड संक्रमित पाए जाने पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन तैयार की गई है, अस्पताल या आइसोलेशन सेंटर में 10 दिन तक उन्हें रहना होगा और दोबारा फिर अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तब नेपाल में जाने की अनुमति उन्हें मिल पाएगी। चलिए बात जापान की। जापान की सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LDP के नेता पद में होड़ चल रही है। दरअसल तारो कोनो अब सबसे आगे चल रहे हैं। नेता पद का चुनाव इसी बुधवार को होना है। वेबसाइट निकाईएशिया.com और एक टीवी चैनल की तरफ से एक सर्वे करवाया गया जिसमें तारो कोनो को सबसे ज़्यादा समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है और इस सर्वे के मुताबिक मौजूदा सरकार में वो टीकाकरण मंत्री के तौर पर थे और उनके काम को लोगों ने बहुत पसंद किया। LDP के 46% कार्यकर्ताओं का उन्हें समर्थन मिला है। इस सर्वे में LDP के पूर्व नीति प्रमुख फूमियो किशियादा दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 17% कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल रहा है। पूर्व गृह मंत्री तकाइची को 14% और पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला है। साथ ही पार्टी के कार्यवाहक महासचिव सीको नोडा को सिर्फ 5% लोगों का समर्थन मिलने का अनुमान जताया गया है। इस सर्वे से पहले भी आम राय यही थी कि जो लीडरशिप की होड़ है उसमें तारो कोनो सबसे आगे है। सर्वे के बाद अब जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देखा जाने लगा है। बुधवार को नेता चुनने के लिए D8 यानी जापान की संसद, जिसे D8 कहते हैं, LDA के सदस्य और देश भर में पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए वोट डालेंगे। LDP के नियम के मुताबिक जीत के लिए किसी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट डालने होंगे। अगर किसी उम्मीदवार को इतने वोट नहीं मिलते हैं तो पहले 2 स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के बीच फिर से एक मुकाबला होगा और इसमें यह तय होगा। प्रधानमंत्री सुगा ने इस महीने की शुरुआत में नेता पद छोड़ने का ऐलान किया था और उसके बाद नए नेता के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी। जापान में अगले 21 अक्टूबर के पहले D8 का चुनाव भी होना है और उस चुनाव में LDP नए नेता का चेहरा पेश करेगी। इसमें जो अब तक सर्वे आया है उसमें एक बार फिर नेता पद पर चुनाव अहम होगा। नए नेता को जनता के बीच जाने से पहले ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में तारो कोनो की लोकप्रियता अब बढ़ी है।
जापान में लंबे वक्त तक कोरोना महामारी रही और उसमें टीकाकरण को लेकर उनके काम को लोगों ने पसंद किया। हालांकि उसको लेकर टोक्यो ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक खेल में जिस तरह के मामले आए थे उसको लेकर उनकी आलोचना ज़रूर हुई थी, लेकिन अब जो सर्वे है उस सर्वे में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है और आने वाले दिनों में उनको सत्ता स्थानांतरित हो सकती है और इसको लेकर उनकी लोकप्रियता इस सर्वे में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।